बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रुबाब कोमल। आज हमारा चौथा लेक्चर है फार्माकोग्नोसी का। आज से पहले हमने तकरीबन काफ़ी सारे कीमियाई अज्जा के बारे में मुतालिया कर लिया जिनको हम नबाताती या पौधों से हासिल करते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने पढ़े थे अल्कलॉइड्स यानी अलकली नुमा। उसके बाद हमने देखा था ग्लाइकोसाइड्स यानी शक्कर नुमा। उसके बाद हमने पढ़ा था वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स यानी शक्रियात। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी मोस्टली नबाताती मसनूआत हैं, यानी हम इनको पौधों से ही हासिल करते हैं। और इनके जो मेन अज्जा हैं ना वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है ना, रेशो, वो वही है जो पानी में होती है। मतलब जो वाटर के फार्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूला में भी प्रेजेंट होगी। लेकिन साथ ये है कि इसमें वाटर के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन। इसी वजह से हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब फार्मूला इसका ये देख, जैसे ये H2O है वाटर का फार्मूला और साथ कार्बन। अब जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही होल नंबर ऑफ वाटर भी होगा साथ। मतलब अगर C6 है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाटर N जो है वाटर का वो भी 6 ही होगा। मतलब रेशियो जो है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो सेम है एज डेट ऑफ इन वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कीमियाई तौर पर या तो जो इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, केमिकली फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन। अब भी जैसे मैंने पहले बताया था कि ये हम ज़्यादातर पौधों से हासिल करते हैं। तो पौधे का जो, अगर किसी पौधे का हम खुश्क वज़न लें, मतलब उसका ड्राइड पोर्शन, तो ज़्यादातर मिक़दार जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की होगी। अब नबातात और हैवानात दोनों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स अहम ग़िज़ा है। मतलब ग़िज़ा अगर हम देखें अपनी जो डाइट है उसके 3 पोर्शन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो जो सबसे मेजर पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डाइट का अहम जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आ गया इसकी डिवीजन, मतलब तकसीम इसको कैसे किया गया है। इसको 2 तरह से तकसीम किया गया है। पहली जो डिवीजन है उसमें हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स हैं इसकी। तो सबसे पहली जो किस्म है इसकी वो है हकीकी शुगर्स या ट्रू शुगर्स कहते हैं उनको। अब हकीकी शुगर जो हैं वो जायके में मीठी होती हैं, जैसे ग्लूकोज या चीनी जो हम घर में खाते हैं, गन्ने के रस से मोस्टली लेते हैं, या माल्टे से जो शक्कर या चुकंदर से जो शक्कर ले रहे हैं हम, वो सारी। अब जो दूसरी है गैर हकीकी शक्रियात यानी नॉन शुगर्स, इनको पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। ये मीठी नहीं होती हैं, होती ये शुगर्स ही हैं लेकिन मीठी नहीं होती। अब बात यह है कि ये जो गैर हकीकी शक्रियात हैं ये हकीकी शक्कर के पोर्शंस को मिलाएं तो मतलब लार्ज अमाउंट में, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इनको मिला लें तो ये गैर हकीकी शक्रियात बना देती हैं। जो तीसरी फॉर्म है वो है इश्तक्काई शक्कर यानी डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तेज़ाब या कार्बोहाइड्रेट्स के एस्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज या गूंद, गम और पेक्टिन। अब कुछ जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स वो ऐसे भी हैं जो हम प्लांट से हासिल नहीं करते, मतलब उनका जो सोर्स है वो एनिमल्स हैं, जैसे लैक्टोज और ग्लाइकोजन। अब लैक्टोज जो है ये दूध हम जो पीते हैं वो भी मीठा होता है, अगर चीनी ना डालें तो भी वो मीठा जायका होता है उसका। तो जो मिल्क के अंदर जो अपनी शुगर है ना उसको कहा जाता है लैक्टोज। तो उसका जो ओरिजिन है वो एनिमल ओरिजिन ही है, मतलब प्लांट से तो नहीं आ रही। और दूसरी जो शुगर बताई है अभी वो है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी प्लांट सोर्स से नहीं लेते। ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में या बाकी एनिमल्स में जिस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होती है, उस स्टोर्ड ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो मतलब जो हमने जमा की हुई बॉडी में शुगर है ना हमारे या ग्लूकोज, उसको कहा जाता है ग्लाइकोजन। अब
इसके बाद जो तकसीम है वो ऐसी है कि हमने ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, मतलब बने हुए किस, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो जो सबसे पहली बात यह है कि ये मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सादा बिल्कुल सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सिर्फ इनमें एक ही यूनिट होगा। यूनिट में जो निस्बत है कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर की वो वही है जो शुरू में बताई थी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही है जो वाटर वाली है। बाकी कार्बन के नंबर चेंज होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर भी साथ साथ चेंज होते जाएंगे। अब मोनोसेक्राइड्स वो हैं जिनमें सिर्फ एक यूनिट होगा ग्लूकोज का। जैसे ग्लूकोज ही ले लेते हैं हम, C6H2O N, तो N C6 है तो N भी 6 होगा, तो ये हो जाएगा C6H12O6। मतलब ये सिर्फ एक यूनिट है, मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल है इसमें, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मोनोसेक्राइड। अब अगर इसमें 6 कार्बन की जगह 3 कार्बन लगी हुई हैं तो हम इसको कहेंगे ट्राइएसिस, और अगर इसकी जगह 4 कार्बन लगी हैं तो कहेंगे टेट्रोसिस, 5 लगी हैं तो पेंटोसिस, 6 लगी हैं तो हेक्सोसिस, 7 लगी हैं तो हेप्टोसिस। अब इसके बाद जो इसकी फॉर्म है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल लें, तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो वो, उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तकरीबन 2 से 10 तक अगर मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं तो वो हमें दे देते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। वो देंगे हमें ओलिगोसेक्राइड्स। अब जैसे ये कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जुड़ा हुआ है दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, ये बन गया डाइसेक्राइड, मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ गए हैं और ये क्या बन गया, डाइसेक्राइड। इसको हम ओलिगोसेक्राइड भी कहेंगे। और इसी तरह अगर 2 से लेकर 10 तक आप मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जोड़ रहे हैं तो वो बनाती जाएंगी ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड्स की निस्बत कम मीठे होते हैं। अब एग्जाम्पल इसकी आप ले लें, सुक्रोज, ये वो शुगर है जो हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब टेबल शुगर भी कहते हैं इसको। इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल दी थी लैक्टोज, मतलब मिल्क शुगर है जो, तो लैक्टोज में भी 2 शुगर्स मिली होती हैं, वो भी डाइसेक्राइड इन नेचर है। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में हमने देखा था कि 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स आपस में मिले हुए हैं, और पॉलीसेक्राइड्स में 10 या 10 से ज़्यादा इनफिनिट नंबर्स, हमें नहीं पता कितने होंगे, हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड हो सकते हैं, 1000 से भी ऊपर हो सकते हैं। तो 10 या 10 से ऊपर जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। जैसे एगर, ग्लाइकोजन, एनिमल शुगर या एनिमल्स जिस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, भी शुरू में बताया बिल्कुल, वो स्टार्च, ये सारी क्या हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर हैं। ये पेचीदा होते हैं और मतलब कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि आपने मोनोसेक्राइड्स ही इसमें इतने ज़्यादा डाल दिए हैं तो कम्प्लेक्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल है सेलुलोज। अब सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है, और मतलब हाली से अगर सेलुलोज लेना है तो वो कॉटन यानी रुई में मिलेगा हमें। तो सेलुलोज जो है वैसे प्लांट सोर्स से हम लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में बिल्कुल नहीं होता, और इसको हजम करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए होता है स्पेशल, जो इसको डाइजेस्ट कराता है हमारी बॉडी में। तो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स में आपने याद रखना है क्या क्या है, एगर, ग्लाइकोजन और स्टार्च। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टार्च हमें कैसे कैसे मिल सकती है और किन सोर्सेज से ले सकते हैं हम इसको, और किस तरह अलग कर सकते हैं, और उसके मेडिसिनल इस्तेमालात यानी मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहली स्टार्च हम पढ़ेंगे अभी, वो जो हम हासिल कर रहे हैं वो हम हासिल कर रहे हैं मकई के बीजों से। अब जो नबाताती मंबा है इसका, यानी मकई से जो ले रहे हैं इसको कहते हैं जिया मेज़। अब जो स्टार्च हम मकई से लेते हैं उसको हम अमाइलम भी कहते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, क्या करना है आपने कि जो मकई के बीज है ना, यूं
इस फॉर्म में होते हैं, देखे हुए हैं सबने, येलोइश से। इनको क्या करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, मतलब H2SO4 लेना है, उसका डाइल्यूट सोल्यूशन ले लेना है, मतलब पतला किया हुआ उसको एक बर्तन में डालना, उसके अंदर आपने मकई के बीज डाल देना, यूँ भिगो देना उनको। भीगे, भिगोने के बाद आपने क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है, मतलब पीसना है। ग्राइंडर में डाल दिया है, पीसने से क्या होता है, ठंडा पानी डाल के इसको पीसना है। पीसने से क्या होगा ठंडे पानी से, कि जो इसके अंदर स्टार्च वाला पोर्शन है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन, वो अलग हो जाएगा, और बाकी जो मटेरियल है ना इसमें वो अलग हो जाएगा। तो अब फिर ये तो एक मिक्सचर सा हमारे पास आएगा ना, मतलब हम इसको ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में डाल के, तो मिल्क शेक जैसा मिक्सचर आ जाएगा हमारे पास। तो उस मिक्सचर में से हमने अपने काम की चीज़ अलग करनी है, जो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में। तो हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, खुश्क करेंगे, तो जितना अनवांटेड मटेरियल है वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो पाउडर की फॉर्म में वो होगी स्टार्च। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टार्च सिर्फ हम मकई से हासिल करते हैं, इसके अलावा हम स्टार्च चावलों से, गंदम से, आलू से भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है शहद। शहद जो है ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं इसके बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि शहद और काले दाने यानी कलवंजी, इनको इस्तेमाल करो, क्योंकि इनमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो इसीलिए इसको भी मेडिसिनल यूजेस, इसीलिए इसके मेडिसिनल यूजेस भी साथ साथ ही हैं इसके। तो शहद देखा हुआ है हमने, ये मतलब ड्राइड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड रतूबत सी होती है। तो शहद की मक्खी, जिसका नबाताती मंबा तो नहीं कहेंगे, मतलब जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एपिस मेलिफेरा, उसके छत्ते में जमा होता है। अब जो एंड रिजल्ट आना चाहिए ना हमारे पास शहद, मतलब जो आपने मार्केट में सेल करना है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर तरह की चीज़ों से, मतलब जो जिन मक्खियों ने इनको बनाया है उसके हिस्सों से, इसके छत्ते की जो मोम है उससे, बाकी पत्तों वगैरह से। अब जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो वैक्स का बना हुआ था, मोम का होता है, तो उसमें से इसको निचोड़ के या सेंट्रीफ्यूग करके इसको अलग कर लेते हैं। हल्के पीले रंग का, ये सुर्खी माइल होता है, मीठा होता है, और हास इसकी स्मेल होती है। अब जो स्मेल है ना इसकी, यानी खुशबू, वो डिपेंड करता है कि किस, जो मक्खियाँ हैं उन्होंने किन फूलों से इसको तैयार किया है, मतलब इसका जायका और इसकी खुशबू उन फूलों पे डिपेंड करती है जहाँ से ये मक्खियाँ इसको इकट्ठा करके ला रही हैं। अब शहद के जो अज्जा हैं वो क्या क्या हैं, शहद में 50 से 90% तक, यानी 50 से 90% तक ये शुगर है, चीनी ही है इसमें। इसके अलावा पानी, सुक्रोज में भी शुगर है, डेक्स्ट्रिन, ये दोनों शुगर हैं। इसके इन शुगर्स के अलावा इसमें क्या क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल्स, रंगदार मादा, मतलब वो कलर जो जिसकी वजह से कभी ये येलो और रेडिश की फॉर्म में आ रहा होता है, और पौधों के जूस, जिनसे ये मक्खियों ने जिन फलों का रस या फूलों का रस लिया था, उन पौधों के जूस भी इसमें हो सकते हैं। अब अगली जो ड्रग है वो है ट्रैगाकैंथ, उर्दू में इसको कहते हैं गूंद कतीरा। वो सर्दियों में अम्मियाँ पिनियाँ और दालें छलें बनाती हैं तो उनमें गूंदें डालती हैं जी। गूंद जो है ये बड़ी अच्छी होती है, जोड़ों को जोड़ के रखती है, और ऐसे और वैसे। तो ये वही वाली गूंद है जो मतलब पंसारियों से मिल जाती है ना आसानी से, ये वो वाली है। तो जो इसका नबाताती मंबा यानी बोटेनिकल नेम है वो है एस्ट्रेगलस गमीफर। मस्कन है इसका अमेरिका, ईरान, रूस, शाम और यूनान। अब इसको हासिल कैसे करना है, मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दरेक या कीकर, इनके दरख्तों में जैसे कहीं पे करीब से देखें तो गम निकल रही होती है, यूं ये जैसे ये दिखाई हुई है, ऐसे निकल रही होती है। लेकिन हर प्लांट की हम यूज़ तो नहीं कर सकते ना, हमें खुद पता है कि कैसे यूज़ करना है। तो कोई स्पेशल पर्सन जिसको पता है, आप पढ़ के इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जो इसके लिए ट्रैगाकैंथ के लिए जो पौधा है वो तकरीबन झाड़ी है, हारदार सी, 1 मीटर ऊंची होती है। तो जब इसको हम कट लगाते हैं ना, मतलब ज़ख्मी करते हैं, खुद कट लगाते हैं, तो जो इसके स्टेम के अंदर जो इसकी पिथ है ना, उसकी उस पर कट लगने की वजह से वहाँ से जो गम है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर
को आना शुरू हो जाती है। मतलब होता क्या है, जो ये स्टेम है ना, सपोज इस पे आपने यूं कट लगा दिया, तो इसके अंदर जो इसके अपने पिथ और मेडुलरी रेज है, मतलब जो इसके अपने सेल्स हैं ना स्टेम के, वो कट लगने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वही गूंद बना देते हैं, वही गूंद में तब्दील हो जाते हैं। अब जैसे जैसे पानी ज़मीन से ऊपर जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वाटर फ्लो कराने के लिए उसको पानी ऊपर लेके जा रहे हैं। अब एक जगह पे आपने कट लगाया हुआ है, वहाँ के सेल्स गूंद में तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे पानी नीचे से ऊपर जाएगा, पानी जज़ब करेंगे तो वो गूंद आहिस्ता आहिस्ता फूलती जाएगी। जब जैसे जैसे वो फूलेगी तो जहाँ आपने कट लगाया हुआ था ना, वहाँ से वो बाहर को आने लग जाएगी। मतलब अंदर अंदर इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि वो फूली हुई चीज़ को वो दरख्त अपने अंदर समेट के रखे। तो वो ऐसे गम बाहर को आएगी। जैसे जैसे गम बाहर आएगी हम इकट्ठा करना शुरू कर लेंगे, लेकिन इकट्ठा तब करेंगे कट लगाने से तकरीबन 2 दिन तक वेट करेंगे कि कट लगाया, 2 दिन तक वेट करेंगे, गम का जो बनने का प्रोसेस है वो पूरा हो और गम जो है वो छाल पे आए और ड्राई हो, खुश्क हो, तो तब हम इसको निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि जो गम हमें मिलती है उसकी शक्ल कैसी होगी। तो जो शक्ल है ना वो डिपेंड करती है कि आपने कट किस तरह का लगाया था। मतलब कट लगाने की या शगाफ लगाने की जो कैफियत है ना, जो शगाफ की कैफियत होगी वही उसकी शक्ल मुअय्यन करेगी। अब जो कलर है ना इसका गम का, जो एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी देर खुश्क कर रहे हैं। जितना जल्दी उसको खुश्क करेंगे उतनी वो वाइटिश होगी। मतलब जितना जल्दी ड्राई किया और आपने फ़ौरन उसको सेव किया, 2 दिन से ज़्यादा आपने उसको धूप में नहीं रखा, 2 दिन से ज़्यादा ड्राई नहीं किया, तो उतनी वो वाइट इन कलर होगी। मतलब लेस ब्राउन, लेस येलो होगी। तो जितना ज़्यादा ड्राई करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो अब जिस गम को कम ड्राई किया जाता है उसको वो आला दर्जे की समझा जाता है, मतलब उसका ग्रेड हाई समझा जाता है। अब फारिस और शाम की जो गूंद है ना उसको ज़्यादा आला दर्जे की समझा जाता है कि ये ज़्यादा अच्छी गूंद है। इसके बाद है इसके अज्जा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है जी बेसुरिन, वो तकरीबन 40 से 70% तक होता है इसके अंदर। और दूसरा है ट्रैगाकैंथिन, उसके नाम से याद रखना है, ट्रैगाकैंथ गम थी और जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ट्रैगाकैंथिन। अब इस्तेमालात इसके कैसे हैं, तो पहला इस्तेमाल इसकी शक्ल, इसके नाम से आपने याद, गूंद है ना ये, तो ये एडहेसिव के तौर पे यूज़ होती है, मतलब चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एडहेसिव चीज़ों को जोड़ता है ये, ठीक है, एडहेसिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा यूज़ है इसका सस्पेंडिंग एजेंट। अब सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंशन और इमल्शन 2 टर्म्स हैं ये फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स का आपका एक सब्जेक्ट है, उसके ये टर्म्स हैं। अब मतलब लिक्विड फॉर्म में जो सिरप तो नहीं इनको कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसमें 2 तरह की हैं, एक सस्पेंशंस और एक इमल्शंस। तो सस्पेंशन में भी हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड व्हीकल है, उसके अंदर हम मेडिसिन डालते हैं अपनी बारीक पाउडर की फॉर्म में, और वो उसके अंदर सस्पेंड रहती है, मतलब अटकी हुई रहती है, बैठती नहीं है उसके अंदर, ना हल होती है उसके अंदर। जैसे कुछ सिरप्स होते हैं उनके साथ ना पाउडर, बॉटल्स में पाउडर होता है और कहा जाता है जी इसमें आप इतना पानी डाल लें और 7 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, तो वो सस्पेंड रहता है उसके अंदर, खड़ा हुआ रहता है। मतलब ऐसे है बॉटल और ये वाटर है उसके अंदर, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो हमने रखे हैं वो यूँ सस्पेंड रहेंगे उसके अंदर। तो इन मॉलिक्यूल्स को सस्पेंड रखने के लिए ना, मतलब उस जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको स्टेबल रखने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे उसके अंदर कि वो उसके अंदर मुअल्लक रहे। तो जो ट्रैगाकैंथ है, गूंद जो है, वो सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। अब इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन ऐसी चीज़ है जो ना, जैसे ऑयल, एक ऑयल ले लें आप और एक वाटर ले लें, इन दोनों को मिक्स करें तो ये मिक्स नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को मिक्स करें क्योंकि हम जो दवाई बना रहे हैं वो इन दोनों को मिक्स किए बगैर नहीं बन सकती। तो इन दोनों चीज़ों को स्टेबल, आपस में मिक्स भी हो जाएं और स्टेबल भी रहें, तो उस काम के लिए एक एजेंट हम तीसरा इनके अंदर डालेंगे, उसको कहेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो वो एजेंट जो है वो भी ट्रैगाकैंथ इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी काम करेगा।
अब अगली जो टर्म है वो है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या करते हैं कि जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन है, जैसे ये स्टमक है, ये समझ लें ये। अब स्टमक की एक ये लेयर है जो इसको बाकी बॉडी ऑर्गन से अलग कर रही है, और एक ये इसकी अपनी इंटरनल लेयर है, ये वाली। ये इस लेयर को हम कह लेंगे कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जी। स्टमक की क्या है, मैदे की क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब डिमल्सेंट्स के, अब एक पेशेंट आता है जी, उसको वो कहता है मुझे तेजाबियत हो रही है, मुझे कोई ऐसी चीज़ दें जो मेरी ना मैदे की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, उनको कोई मसला ना हो। तो डिमल्सेंट क्या करता है, डिमल्सेंट अगर हम उस बंदे को देते हैं तो डिमल्सेंट जाके ना इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अपनी एक तय जमा देता है ऐसे। इस तय जमाने से क्या होता है कि कोई अगर इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था, यहाँ कोई मसला था, तो वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा, और कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर से मज़ीद जा रही है जो इस इन्फेक्शन को बढ़ाती, इस वाले को, उसको डिमल्सेंट उधर तक पहुँचने नहीं देगा। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है उसको, हिफाजत के तौर पे काम करता है, मतलब हिफाजती लेयर बना देता है उसके ऊपर। तो अभी हम जो यूजेस पढ़े हैं ट्रैगाकैंथ के, सबसे पहले था कि वो एडहेसिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और डिमल्सेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसकी जो ऑफिशियल प्रेपरेशन हैं वो है मिथाइल रोजनेलिन क्लोराइड जेली और एफिड्रिन सल्फेट जेली। अब इसके बाद है अकेशिया। ये भी गम की फॉर्म में होती है जैसे ट्रैगाकैंथ थी। तो इसका जो नबाताती मंबा है, इसके दो नबाताती मंबे हैं, एक है अकेशिया सेनिगाल और दूसरा है अकेशिया अरेबिका। अब जो कॉमन नेम है इसका, इसको कहते हैं गम अरेबिन। हिस्सा इस्तेमाल गूंद जैसे ट्रैगाकैंथ ही कर रहे थे। मस्कन है इसका सूडान और सेनिगाल। अब इसकी काश्त और रसूल कैसे करते हैं कि जो पौधा दरख्त है ना इसका, उसकी छाल पे ना हमने वर्टिकल या उफ़की कट लगा लेना है, यूं शिगाफ लगाना है, यूं इस तरह छाल पे, इस साइड का। अब क्या करना है कि यहाँ पे इस पौधा आपने कट लगाया है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तना है एक पौधे का ऐसे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 फुट ऊपर से और तकरीबन 2 फुट नीचे से यूं, और साइडों से भी इतना इतना ही, इधर से छाल उतार देनी है आपने, छाल रिमूव कर देनी है, इतने इतने पोर्शन की उस तने की ना छाल रिमूव कर देनी है। और ये दरमियान में ये ब्लैक कलर से मैंने कट लगा दिए यूं, ठीक है। मतलब 2 या 3 फुट ऊपर उस कट से और साइड से भी छाल उतार देनी है पौधे की, और फिर कट लगाना है वर्टिकल। ठीक है, बात समझ आ गई है ना? ये मतलब कट, जिस पोर्शन पे कट लगा हुआ है उसकी साइड्स पे, उसके ऊपर, उसके नीचे छाल नहीं होनी चाहिए, बार्क नहीं होनी चाहिए दरख्त की। छीलने के बाद क्या करते हैं, नीचे बर्तन रख देते हैं, मतलब पैंदा कोई बर्तन रख देते हैं। अब गूंद आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी गाढ़ा मादे की तरह, जैसे मतलब लिक्विड कोई जैसे लावा बह रहा हो गाढ़ा सा, वैसे उस तरह गिरेगी और नीचे बर्तन में जमा होती जाएगी। अब बर्तन में काफ़ी सारी जब जमा हो गई है, भर गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको धूप में रखेंगे। और इसका ट्रैगाकैंथ से उल्टा है, धूप में रखने से इसका रंग ख़त्म हो जाता है, जबकि ट्रैगाकैंथ में जितना हम उसको सुखाते थे उतनी वो गाढ़े रंग की हो जाती थी। अब ये उससे उल्टी है, जितना हम इसको धूप में रखेंगे उतना इसका रंग ख़त्म होता जाएगा, बेरंग हो जाएगी। फिर इसको छान के और इसके मतलब ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो अच्छी है उसको अलग करके और बाकियों को अलग करके डिब्बे में बंद करके इनको ना मार्केट में भेज देते हैं। अब आगे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी अज्जा। अब अकेशिया अरेबिका जो है ना, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ साथ पोटाशियम और मैग्नीशियम, इनके एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं। अब इस्तेमाल इसके क्या हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सोजिश में इस्तेमाल करते हैं इसको।
और शॉक की कंडीशन में, मतलब एक पेशेंट अगर शॉक में है तो तब उसको देंगे। इसके लिए स्पेसिफिक इसकी डोज है कि इसको किसके साथ मिला के कितना देना है। वो सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट अभी बताया था पीछे, ट्रैगाकेंथ वाले दोनों सेम यूज़ इसके भी हैं। ट्रैगाकेंथ और अकेशिया ये दो नेचुरल इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, मतलब जो कुदरत ने हमें बना के दिए हुए हैं। सिंथेटिक भी हम सस्पेंडिंग एजेंट्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स बनाते हैं मेडिसिन में यूज़ करने के लिए, लेकिन जो नेचुरल हैं वो ये दोनों हैं। शॉक में भी यूज़ करते हैं इसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और कपड़ों की जो सनत है, मतलब कपड़ों में ये पॉलिश के तौर पर इस्तेमाल होता है। मतलब लेदर जैकेट्स और ये जो सारी जैकेट्स हैं जहाँ भी आपको पॉलिश की ज़रूरत है, तो अकेशिया जो है ये पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब इसके जो सरकारी मुरक्कबात हैं वो है अकेशिया लाब, अकेशिया शरबत और मछली के तेल का इमल्शन। मतलब मछली का तेल की जो हमने इमल्शन बनानी है उसमें इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशन इसकी एग्जांपल है। आज के लेक्चर में मैंने दो टर्म्स बताई हैं आपको जो पहले नहीं पढ़ी थी, सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट, और तीसरी जो बताई है वो है डिमल्सेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट और डिमल्सेंट। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो है वो सस्पेंशंस को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, अकेशिया ट्रैगाकेंथ दोनों हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और डिमल्सेंट जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है, मतलब उसकी हिफाजत के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग।